आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करते हैं मेरा परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा और अपना ध्यान रख रहा होगा। कहते हैं गरीबी एक अभिशाप होता है। इस गरीबी के कारण ना जाने कितने परिवार जिनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती हैं, बर्बाद रहती हैं। गरीबी के कारण ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में अंधकार होता है और वो कभी भी इस अंधकार से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और पूरा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अंधकार से कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। रजनी जो एक गरीब परिवार की रहती है, उसकी शादी कहीं भी नहीं हो रही होती है। जितने भी लोग रहते हैं वो सब दहेज में मोटी रकम मांगते हैं। रजनी के पिता जो कि एक किराने की दुकान करते हैं जिससे घर का खर्चा चलता है। रजनी के पिता के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो लड़कों की मांग पूरी कर सके, लेकिन फिर भी रजनी के पिता लड़के वालों से इतना कहते हैं, हमसे जितना हो सकेगा हम उतना देने का प्रयास करेंगे। लेकिन लड़के वाले रजनी के पिताजी को लंबी लंबी लिस्ट पकड़ा देते थे। रजनी के पिता जब वो लिस्ट लेते थे तो उनके हाथ कांपते थे, लेकिन वो क्या भी करते हैं। हर जगह से रजनी की शादी कैंसिल होती रही, क्योंकि जितने भी लड़के वाले होते हैं बहुत ज़्यादा दहेज की डिमांड कर रहे होते हैं। किसी तरीके से एक परिवार रजनी से विवाह करने को तैयार हो जाता है। बड़े ही धूमधाम से रजनी की शादी होती है। रजनी का पति रमेश जो जूते चप्पलों की दुकान किया करता था। रमेश की दुकान अच्छी चलती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी कि वो अपनी पत्नी का शौक पूरा कर सके। पत्नी भी गरीब परिवार से रहती है, वो कुछ नहीं बोलती है। वो अपने पति से कहती है, आप दुकान पर अकेले ही बैठते हैं, मैं भी आपके साथ चलूं ताकि आपकी कोई मदद हो जाए। और एक औरत को दुकान पर बैठा हुआ देख करके लोग हमारी दुकान पर आएंगे। जितनी भी औरतें होती हैं वो सब हमारी दुकान की तरफ खींची चली आएंगी, क्योंकि इतने बड़े गांव में किसी भी महिला की दुकान नहीं है। रमेश भी जब ये सुनता है तो उसको ये आइडिया पसंद आता है। वो अपनी पत्नी की बात मान जाता है। फिर दोनों पति पत्नी दुकान पर बैठने लगते हैं। दुकान अच्छी खासी चलती है, लेकिन रमेश रजनी को 1 रुपया भी नहीं देता है। रजनी कहती है, हम दोनों दुकान पर बैठते हैं, कम से कम अगर आप पूरा पैसा मुझे नहीं दे सकते तो कुछ पैसे तो मुझे दीजिए ही। बार बार मुझे आपसे पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता है। रमेश कहता है, पहले ही तुम्हारे पिता ने मुझे दहेज नहीं दिया है और अब उस पर से तुम पैसे की मांग कर रही हो। इस पर रजनी कुछ नहीं कहती है। ऐसे सब कुछ चलता रहता है। शादी को 1 साल हो जाता है। अब रमेश बार बार रजनी पर दहेज का दबाव बनाने लगता है। वो कहता है, तुम्हारे पिताजी ने जो वादा किया था उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। शादी को 1 साल होने को आया है। तुम्हारे पिता ने कहा था अभी हमारे पास जितना है उतना दे रहे हैं, बाकी का दहेज हम बाद में देंगे। ना तो उन्होंने गाड़ी ही दी है, ना ही फ्रिज दिया, ना ही वॉशिंग मशीन, ना ही कोई बड़ा सामान दिया है। केवल 50,000 रुपये दिए और उन्हें लगता है कि 50,000 रुपये में मैं पूरा जीवन भर उनकी लड़की को बैठकर खिलाऊंगा। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। तुम अपने पिताजी को फ़ोन करके ये बात बता दो कि ऐसा बहुत हो गया और मैंने 1 साल तक बहुत झेल लिया। अगर अब 1 महीने के अंदर दहेज का पूरा सामान हमारे घर नहीं पहुंचता है तो हम तलाक दे देंगे। रजनी जैसे ये सुनती है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो कांपने लगती है। अब क्या होगा? पिताजी ने तो पहले ही गांव की ज़मीन बेच करके शादी की थी। अब उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उस पर से 4 बहनें और बैठी हुई हैं, उन सभी का विवाह कैसे होगा? फिर वो डरते सहमते अपने पिता को फ़ोन करती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि अपने पिता से कुछ कह सके। पिता बार बार पूछते हैं, बेटिया क्या बात है, सब ठीक तो है? दामाद ठीक तो है? वहाँ पर सब ठीक तो है? रजनी कुछ भी नहीं बोल पाती है। पिता का हाल चाल पूछने के बाद वो फ़ोन काट देती है। इधर रमेश और रजनी के ससुराल वाले रजनी पर दबाव बनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अपने पिताजी से और पैसे मांगो, उनसे गाड़ी मांगो, बोलेरो मांगो, जो उन्होंने वादा किया था कि विवाह होने के कुछ दिन के बाद ही वो दे देंगे। लेकिन 1 साल होने को आया है, बोलेरो तो क्या एक स्प्लेंडर भी उन्होंने शादी में नहीं दी है। गलती हमारी ही है जो हम तुम्हारे पिता की बातों में आ गए। हमें तुम्हारे पिता पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। रागिनी अपने सास ससुर को पति को समझाने की बहुत कोशिश करती है। देखिए, आप लोगों के पास भी बेटी है
वो भी पराया धन है। मेरे पिता बहुत मजबूर हैं, वो बीमार रहते हैं, कोई काम काज भी नहीं करते हैं। इसी तरीके से उन्होंने गांव की जमीन बेच करके हमारी शादी की थी। पिताजी के पास आप लोगों को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इतना सुनना था, रजनी के सास ससुर बौखला जाते हैं और रजनी को पीटने लगते हैं। कहते हैं अगर तुम्हारे पिता की औकात नहीं थी तो फिर उसने शादी ही क्यों की। आने दो रमेश को। रमेश से कहते हैं कि इसे तलाक दे दो। रात को जब रमेश घर पर आता है तो उसके मम्मी पापा रमेश से कहते हैं रजनी कह रही है उसके पिता के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, अब बताओ आगे क्या करना है। रमेश कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो थोड़ा नरम स्वभाव का होता है। पति पत्नी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे सब कुछ चलता रहता है। रजनी भी सोचती है कि क्या करें, सास ससुर और जो मेरे पति डिमांड कर रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं, वो कैसे पूरी करें। लेकिन उसे भी कुछ समझ में नहीं आता है। पिता जो घर पर ही रहते हैं, घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। किसी तरीके से गांव की थोड़ी बहुत जो जमीन बची है उसी पर खेती होती है, उसी से पूरे घर का खर्चा चलता है। एक दिन रजनी हिम्मत जुटा करके अपने पिता से पूरी बात बता देती है। पिता भी चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कहते हैं बेटिया मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम्हें तो पता है जितना भी रुपया गहना था वो सब तुम्हारी शादी में खर्चा हो गया। किसी तरीके से मेरा इलाज चल रहा है, मैं जीवित हूँ यही बहुत है और मैं कुछ भी करने के लायक अब नहीं रहा। जितना भी मैं कर सकता था उतना मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, ताकि तुम अपना देख लो। रजनी को रोना आता है लेकिन वो अपने पिता के सामने नहीं रोती है। इधर उधर की बातें करती है, अपने पिता की माता की तबीयत पूछती है। इसके बाद वो बहाने से फोन रख देती है। फोन रखने के बाद वो कई घंटे तक रोती रहती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो ससुराल जहाँ पर पहले सब कुछ इतना अच्छा रहता है, सास ससुर का पति का प्यार मिलता है, लेकिन अचानक ये क्या हो गया। एक पैसा जो अच्छे अच्छों का जीवन बदल देता है, उसने कैसे मेरा जीवन बदल दिया। मैं दहेज कहाँ से लेकर आऊँ, बोलोरो गाड़ी जो इतनी महंगी मिलती है, 7 से 8 लाख रुपए की बोलोरो गाड़ी मैं कहाँ से लेकर आऊँगी। जब मेरे पिता की औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी, तो भला मैं कहाँ से ला सकती। लेकिन ससुराल वाले लगातार बोलोरो गाड़ी रजनी पर दबाव बनाते रहते हैं। वो कहते हैं अगर तुमको इस घर में रहना है तो बोलोरो गाड़ी देनी हो। रजनी बार बार कहती है बोलोरो गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, मैं 1 लाख रुपए की स्प्लेंडर भी देने की औकात नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जितना भी पैसा होता है वो शादी में पहले ही खर्चा कर चुके थे। आपको तो पहले से ही पता है कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं। हमने बचपन से ही गरीबी देखी है। किसी तरीके से पिताजी हम लोगों का पालन पोषण करते थे। रजनी जब डिमांड नहीं पूरी कर पाती है तो रमेश रजनी को तलाक दे देता है। रजनी अपने पति के हाथ पैर जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन रमेश नहीं मानता है। और रजनी को धक्के मार करके घर से निकाल देता है और कहता है जब तक तुम बोलेरो गाड़ी नहीं लाओगी तब तक इस घर में मत आना, ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं। एक करके वो दरवाजा बंद कर देता है और अंदर चला जाता है। रजनी पूरी रात दरवाजे पर ही बैठी रहती है, लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं आती। सुबह हो जाती है लेकिन कोई भी रजनी को अंदर नहीं बुलाता है। ससुराल वाले पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस आती है और रजनी को वहां से ले जाती है। 1-2 दिन तक पुलिस वाले रजनी को जेल में बंद कर देते हैं। रमेश ने जब तलाक दे दिया था, इसके बाद भी रजनी रमेश को परेशान कर रही थी, उसके दरवाजे पर बैठी हुई थी। इसी को आधार बनाते हुए पुलिस वाले रजनी को जेल में बंद कर देते हैं। जब रजनी जेल से छूटती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है वो क्या करे। रजनी नंगे पांव सड़कों पर चलने लगती है। रजनी को बहुत जोरों की भूख लगती है, लेकिन उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता है कि वो कुछ खा सके। ऐसे ही किसी भले इंसान की नजर रजनी पर पड़ जाती है। जब वो रजनी की ये दुर्दशा देखते हैं तो पूछते हैं क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हैं। इस पर रजनी जो कई दिनों से कुछ खाई नहीं होती, फपक करके रोने लगती है और पूरी बात बता देती है। लगता है आप मुझे पहचान नहीं रहे, मैं आपका पड़ोसी हूँ। जब ये बात रजनी सुनती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं देखा। पड़ोसी कहता है मैं बॉम्बे में रहकर कमाता हूँ, मैं घर पर कम ही आता जाता हूँ, इसलिए आपने मुझे नहीं देखा होगा। पड़ोसी रजनी को एक अच्छे से होटल में लेकर जाता है, भरपेट खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद रजनी को अपने घर ले आता है। पड़ोसी की जो पत्नी होती है
और रजनी से बहुत ही अच्छे से बातचीत करती है और समझाती है कि देखो, तुम्हारे पति ने तो अब तुम्हें तलाक दे दिया है। ये मेरे पति कल बॉम्बे जाने वाले हैं और वहीं पर वो एक होटल में काम करते हैं। अगर तुम चाहो तो वहाँ पर जा कर के काम कर सकती हो। मेरे पति तुम्हें वहाँ काम दिला देंगे। रजनी सर हिला देती है। इसके बाद सुबह होती है, दोनों बॉम्बे के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पड़ोसी रजनी को होटल में ही वेटर का काम दिलवा देता है। रजनी वेटर का काम करती है। होटल का मालिक रजनी से बहुत खुश रहता है क्योंकि रजनी अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है। ऐसे ही साल 2 साल बीत जाता है। अब रजनी के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। वो अपने घर पर भी पैसा भेजती है, लेकिन ये बात वो अपने पिता को नहीं बताती है कि उसका तलाक हो गया है। पिता को और परिवार वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। रजनी अपने पिता का इलाज करवाती है और घर पर हर महीने 10,000 रुपये भेजा करती है। रजनी के पिता रजनी से बहुत खुश रहते हैं कि बिटिया हर महीने का 10,000 रुपया भेज रही है, घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। माता पिता एकदम धन्य हो जाते हैं। लेकिन एक दिन होटल में रजनी के साथ कुछ ऐसा होता है, रजनी के होश हो जाते हैं। रजनी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। वो देखती है उसका तलाकशुदा पति अपने कई दोस्तों के साथ रजनी के होटल में बैठा हुआ है। जब उसकी नज़र अपने पति पर पड़ती है तो अपने पति को देखती रह जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती है। इसके बाद रमेश वेटर को ऑर्डर लेने के लिए आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन रजनी पीछे मुड़ जाती है। रमेश जोर जोर से आवाज़ देने लगता है, क्या बात है मैडम, सुन नहीं रही हैं? यहाँ पर कैसे कैसे वेटर हैं जो कुछ सुनते ही नहीं। यहाँ पर हम लोग इतनी देर से आके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी ऑर्डर लेने वाला नहीं। बॉस भी रजनी को चिल्लाते हुए कहते हैं, टेबल नंबर 15 पर जाओ और जाकर के ऑर्डर लो, वो कब से ऑर्डर दे रहे हैं। अब रजनी भी मजबूर रहती है। अपने बॉस के कहने पर वो टेबल नंबर 15 पर जाती है। जैसे ही वो टेबल नंबर 15 पर जाती है, ऑर्डर लेती है, अपने पति रमेश से पूछती है, सर आप खाने में क्या लेंगे? खाने में क्या क्या रहेगा, आप मुझे ऑर्डर लिखवा दीजिए। जैसे ही रमेश अपनी गर्दन उठाता है, उसके भी होश उड़ जाते हैं, पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है ये तो उसकी तलाकशुदा पत्नी है, जिसे उसने कई वर्ष पूर्व तलाक दे दिया था। जब रमेश अपनी पत्नी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बस अपनी पत्नी को देखता ही रहता है। रजनी कहती है, सर ऑर्डर दीजिए, लेकिन रमेश नहीं सुनता है। कई बार कहने पर रमेश रजनी को ऑर्डर देने लगता है, क्योंकि उसके साथ उसके दोस्त भी रहते हैं। रजनी चली जाती है, ऑर्डर लेकर आती है, खाना टेबल पर सजा देती है। रमेश केवल रजनी को देखता रहता है। रजनी कैंडल लाना भूल जाती है। इस पर रमेश के दोस्त चिल्लाते हुए कहते हैं, कैसी बेटर हो, पूरा सामान भी नहीं लाई हो, जाओ जा करके मोमबत्ती लेकर आओ। तुम्हें पता नहीं है आज हमारे भाई का जन्मदिन है। जैसे ही रजनी ये सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे वो सब याद आ जाता है कि कैसे धूमधाम से वो अपने पति के साथ उनका जन्मदिन मनाया करती थी। रमेश भी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था कि उसकी तलाकशुदा पत्नी बेटर है और एक होटल में काम करती है। रमेश और रमेश के दोस्त बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। इसके बाद रजनी आती है, रमेश को बिल थमा देती है। रमेश बिल देखता है और बिल देखने के बाद पैसे देने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है, वो देखता है कि उसका मनी बैग तो है ही नहीं। जब वो देखता है तो भौचक्का रह जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता अब वो क्या करे। उसके सामने उसकी तलाकशुदा पत्नी है, अब वो क्या करे। उसे बेइज्जती महसूस होती है कि उसकी पत्नी क्या सोचेगी। वो इधर उधर बहाना करता है, इधर उधर अपनी जेब देखता है, लेकिन कहीं भी उसे अपना मनी बैग नहीं मिलता है। दूर से ही बैठा हुआ बॉस ये सब कुछ देखता रहता है और मामले को भांप लेता है। रमेश के पास आता है और कहता है, पूरा पैसा पे किए बिना नहीं जा सकते। रमेश अपने दोस्तों से भी हेल्प मांगता है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है और वैसे भी पार्टी तो तुमने दी थी। रमेश कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा मनी पर्स कहीं गायब हो गया है, मिल नहीं रहा। इस पर दोस्त कहते हैं, तुम बहाना कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हुए सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। रमेश को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो क्या करे। होटल का जो स्टाफ होता है, होटल का जो बॉस होता है, वो सभी रमेश को घेर लेते हैं और कहते हैं,
चलिए अब आप पूरे होटल का बर्तन धोइए। रमेश कहता है नहीं, मैं अभी पैसे मंगवाता हूँ, आपको पेटीएम कर दूंगा। लेकिन रमेश की बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं रहता है। होटल का मालिक रमेश का मोबाइल छीन करके अपने पास रख लेता है। अब मजबूरी में रमेश को बर्तन धोना पड़ता है। रमेश बर्तन धोने लगता है, लेकिन जैसे ही ये सब कुछ रजनी देखती है उसे देखा नहीं जाता है। वो अपने पति के हाथों से प्लेट छीन लेती है और खुद धोने लगती है और कहती है आप चले जाइए, मैं आपका पैसा पे कर दूंगी। जब ये रमेश सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। रजनी कहती है इंसान ही इंसान के काम आता है। एक कहते हुए और पूरा बर्तन धोने लगती है। रमेश का पूरा पैसा वो चुकता कर देती है। रमेश वहीं पर खड़ा रहता है। रजनी कहती है हमने तो अब आपका पैसा पे कर दिया है, अब आप जा सकते हैं। रमेश कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया। आप जैसी लड़की मिलना तो सौभाग्य की बात होती है और मैं बहुत सौभाग्यशाली था जो आप जैसी पत्नी मुझे मिली थी। लेकिन मेरी गलतियों की वजह से, मेरे लालच की वजह से मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। प्लीज़ क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? रजनी कहती है आपने जो किया है उसकी माफ़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। फिर दोनों होटल के बाहर निकलते हैं। वहाँ पर आइसक्रीम बिक रही होती है। दोनों पति पत्नी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, एक दूसरे का नंबर लेते हैं और अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। आशा करते हैं ये प्यारी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। मेरा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। आप लोग कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। प्रिय साथियों ने, मित्रों ने अपना नाम लेने को कहा था। दिल्ली से बबीता सिंह, रीनू यादव, पिंकी जी, सुशीला सिंह, निर्मला यादव, विमलेश जी, आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। बनारस से कमलेश तिवारी, प्रदीप यादव, गुड़िया सिंह, चारुल शर्मा, उमेश सिंह, आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। जिन लोगों का नाम मैं अपने वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, पूरी कोशिश करूँगी कि अगली बार मैं उन साथियों का, मित्रों का नाम जरूर लूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।